इन 6 लाख गांवों को यदि ये 3250 करोड़ रुपए दिए जाएं तो हर गांव, चाहे वो उत्तराखंड का 20 परिवार का गांव है, चाहे वो नागालैंड का, मिजोरम का, मणिपुर का, दूर दराज का कोई गांव है, तो हर गांव को 5 से 6 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये इतनी संपत्ति है। हमारे यहां कई बार हम बात करते हैं ना कि हमारे रोड अच्छे हो जाएं, हमारे यहां आईआईटी खुल जाए, आईआईएम खुल जाए, विद्यालय अच्छे हो जाएं, लेकिन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि पैसा नहीं है। अगर ये 3200 लाख करोड़ रुपए, इसका 20% भी मिल जाए तो भारत की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। आज जो भारत के ऊपर देसी विदेशी जो कर्ज है ना, वो पूरा देसी और विदेशी कर्ज भारत के ऊपर लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। राजनीति पढ़ाई जाती है कि उस व्यक्ति ने यह विचार दिया, उस व्यक्ति ने यह राजतंत्र की, यह प्रजातंत्र की, यह डेमोक्रेसी का विचारधारा दी, तो हमें यकीन नहीं होता। हमारे मन मस्तिष्क में यह बिठाया गया है कि बाहर से लोग आते रहे, हमें गुलाम बनाते रहे, हमारी पिटाई करते रहे, हमें लूटते रहे, हमारे ऊपर शासन करते रहे, और बाहर से जो लोग आए उन लोगों ने, उस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था ने हमारे दिमाग में यह भी बिठा दिया कि हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, हमारे यहां कोई विज्ञान नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे यहां कोई उद्योग धंधे नहीं थे। यह भी बिठा दिया गया। जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो अक्सर यह बात कहते हैं कि अंग्रेज आए तो यह भारत बना, नहीं तो यह रजवाड़ों में, राजाओं में, रियासतों में बटा हुआ था। तो यह जो झूठा भ्रम फैलाया जाता है, इस भ्रम के कारण हमारे मन मस्तिष्क में यह फैला हुआ है कि हमारे पूर्वज तो जाहिल थे, वो तो गंवार थे, वो तो जंगल में रहने वाले थे, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं थी, उद्योग धंधे तो कहीं दूर दूर तक थे नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम जानते नहीं थे, हमारी जो खोज हुई वो भी हमारे देश की खोज वास्को डी गामा ने की। तो ये झूठ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में बिठाया गया है। एक और इकोनॉमिस्ट हैं उत्साह पटनायक, वामपंथी हैं, और जो वामपंथी व्यक्ति है वो कभी भारत की बड़ाई नहीं कर सकता। इन्होंने खुद इस आंकड़े के ऊपर मोहर लगाई है कि 103। एक तथ्य और रखना चाहता हूं, एक और इतिहासकार में है, पीछे एक बार दिखाइए। एक जीडीपी का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। एक इतिहासकार इकोनॉमिस्ट हुए हैं एंगस मैडिसन, इन्होंने 2000 सालों की जीडीपी का ग्राफ बनाया है। आप इस जीडीपी के ग्राफ में देखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भी हम देखते हैं तो भारत का जो व्यापार है, भारत की जो व्यापार में हिस्सेदारी है, पूरी दुनिया के व्यापार में हिस्सेदारी, वो लगभग 33% है। 1830 तक भी जब औद्योगिक उत्पादन भारत में बंद हो गया था, उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए थे, उस समय भी भारत में विश्व का 17.6% उत्पादन होता था। उस समय जब अंग्रेजों का शासन आ चुका था, बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को लूटा जा चुका था, बंगाल के नवाब से करोड़ों लाखों पाउंड लूटे जा चुके थे, उसके बाद भी ब्रिटेन की हिस्सेदारी उस समय तक केवल 9% रही है। 19वीं शताब्दी में भारत का व्यापार का हिस्सा 1.7% रह गया और ब्रिटेन का हिस्सा 18.6% हो गया। तो ब्रिटेन में जितना विकास हुआ वो अंग्रेजों की लूट से भारत को लूटा, तो उस भारत की लूट से उसका विकास हुआ है। अगर अकबर के समय की हम बात करें तो अकबर के समय में भी हम देखें तो अकबर के समय में 16वीं शताब्दी में दुनिया की 1/4 दौलत भारत के अंदर थी। इसी ग्राफ में हम देखते हैं तो शुरू के लगभग 1200 सालों तक देखते हैं तो भारत पूरी दुनिया के व्यापार का 33% होल्ड करता था। 33% पूरी दुनिया की जीडीपी का हिस्सा केवल भारत का होता था। इतना अमीर, इतना औद्योगिक रूप से समृद्ध हमारा भारत रहा है। और ये जो 17वीं शताब्दी में भी, 18वीं शताब्दी में भी जो व्यापार की हिस्सेदारी 17% रही है ना, तो उस समय तक हमारे ऊपर हजारों आक्रमण हो चुके हैं, हजारों बार हमें लूटा जा चुका है। मुगलों ने लूटा, ईरानी आए, अफगानी आए, अलग अलग विदेशी हमलावर आए, उन्होंने खूब लूटा, मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद भी इतनी समृद्धि हमारे देश में रही है। और ये जो समृद्धि है, पूरी दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि किसी देश में यदि शिक्षा की सुनियोजित व्यवस्था नहीं हो तो उद्योग नहीं पनप सकते। किसी देश में यदि राजनीति बहुत शुचितापूर्ण नहीं रही हो, राजतंत्र और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं रही हो, तो इतना उद्योग धंधा बढ़ नहीं सकता।
समाज इतना उन्नत नहीं हो सकता। किसी देश की न्याय व्यवस्था यदि बहुत अच्छी नहीं रही हो तो उस देश में इतना उद्योग धंधा बढ़ नहीं सकता। किसी देश में यदि कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रही हो तो उस देश में इतना उद्योग धंधा पनप नहीं सकता। और किसी देश में तंत्र, सारे तंत्र बहुत सुनियोजित, सुगठित और विश्व में सर्वोत्तम नहीं रहे हों तो कोई भी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के इंटीग्रेटेड हैं। अकबर के समय में 16वीं शताब्दी में जो अकबर का खजाना था वो 17.5 मिलियन पाउंड था और ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में भारत को लूटने के बाद उनका जो खजाना था उस समय वो 16 मिलियन पाउंड था। मतलब भारत जितना 16वीं शताब्दी में था, ब्रिटेन कई कई देशों की लूट करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाया 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी के बाद और लूट हुई। आपको मैंने बताया 1765 से लेकर 1938 तक ये सारी लूट हुई है। लूट तो 1947 तक हुई है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 1938 तक का है। अब भारत के अंदर इतना धन संपत्ति कभी थी, इसके ऊपर हमें यकीन नहीं होती। हमें कई बार खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। शायद कोई मुझे भी कहता ना ये आंकड़ा कि 3250 लाख करोड़ रुपए की लूट अंग्रेज 200 सालों में, लगभग 173 सालों में करके ले गए, तो मैं भी यकीन नहीं करता। और जब ये मेरे सामने ये तथ्य आया तो मैंने देखने की कोशिश की कि कहीं इसमें कोई जीरो लगाने की गड़बड़ तो नहीं है। हो सकता है 320 लाख करोड़ रुपए की लूट हो, उसको हम 3250 लाख करोड़ रुपए कैलकुलेट कर रहे हो। तो उसको जब देखा तो ये पाया, आज भी देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खजाना यदि किसी को माना जाता है तो सोने को माना जाता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये परमानेंट एसेट हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। ये ग्लोबल करेंसी है। यूरो फेल हो सकता है, डॉलर फेल हो सकता है, पाउंड फेल हो सकता है, लेकिन ये जो गोल्ड है ये फेल नहीं हो सकता। इसकी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था डूब जाए तो भी सोने की कीमत कम नहीं होगी, क्योंकि जो सोने की कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है। तो इसी सोने की मैं यदि बात करूं तो भारत के अंदर, चलो मैं उसकी बात अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपके सामने एक तथ्य और रखना चाहता हूं। अभी 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट आई, फ्लोरिडा की एक कंपनी है ओडिसी मैरीन। वो फ्लोरिडा की कंपनी क्या करती है, जो जहाज डूब जाते हैं उन डूबे हुए जहाजों में यदि कोई कीमती सामान है तो रोबोट को नीचे भेजती है और रोबोट को नीचे भेजकर वहां से सोना चांदी निकालती है। तो उनको पता लगा, उन्होंने सागर का अध्ययन किया तो यह पाया कि यहां पर गैरी सिप्पा नाम का एक जहाज अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ है। फिर उन्होंने पता किया तो यह पता लगा कि भारत से एक चांदी से भरा हुआ जहाज आयरलैंड भेजा जा रहा था। 1941 में भेजा जा रहा था। विश्व युद्ध शुरू हो गया था। विश्व युद्ध में अंग्रेजों को धन की आवश्यकता थी तो भारत से धन लूटकर वो रूटीन में भी भेजते थे। उस समय उनको ज्यादा आवश्यकता थी तो उन्होंने चांदी का भरा हुआ एक जहाज अपने देश के लिए युद्ध में भाग लेने के लिए उसमें चांदी भर के भेजी। अब जर्मनी, जो उस समय ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के नेतृत्व में, उसके जासूसों को इसका पता लगा कि ऐसे ऐसे एक चांदी का भरा हुआ जहाज हमारा दुश्मन भारत से आयरलैंड में भेज रहा है। तो उन्होंने योजना बनाई कि इस जहाज को हम डुबो देते हैं तो युद्ध में हमारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। तो उन्होंने तारपीड़ो चलाया और तारपीड़ो चलाकर उस जहाज को अटलांटिक महासागर के समुद्र में डुबो दिया। अब क्योंकि 50-60 सालों तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि समुद्र के गहरे पानी में जाकर वहां से सोना चांदी कुछ निकाला जा सके, तो ओडिसी मैरीन ने कुछ अपना रोबोटिक्स, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि वो डूबे हुए जहाजों का सोना चांदी कीमती सामान निकालते हैं। तो इस ओडिसी मैरीन ने उस जहाज के अंदर से चांदी निकाली। तो उस जहाज के अंदर से जो 1941 में इस सारी लूट होने के बाद अपने देश से भेजा गया था, अब लूटा कितना ये रिकॉर्ड तो अंग्रेजों के पास है, लेकिन उस जहाज के अंदर 219 टन चांदी, 219 टन का मतलब है 2,19,000 किलो चांदी उसके अंदर से निकली। इस 2,19,000 किलो चांदी की वैल्यू यदि आज हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1400 करोड़ रुपए होती है। तो 1400 करोड़
2,19,000 किलो चांदी एक जहाज में 1941 में भेजी हुई थी। इसको यदि इस न्यूज के बिना, निकालने के बिना मैं आपके सामने कहता तो शायद आप यकीन नहीं करते कि भारत में सोने चांदी ऐसे ट्रकों में, जहाजों में भेजे जाते होंगे। आपको और मुझे शायद यकीन नहीं होता। लेकिन ये जो जहाज है ये कितना बड़ा था? जो ट्रक, अपना आज का जो बड़ा ट्रक होता है ना, उसमें 30-40 टन माल आता है। तो ऐसे लगभग 8 से 10 ट्रक के बराबर सामान जिसमें आ सके, वैसा ये एक जहाज था और इसको रिकवर किया गया। ये न्यूज आप किसी भी मीडिया हाउस से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको मैं और कुछ प्रमाण देता हूं। अपने यहां आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, पद्मनाभन मंदिर। सुना है आप लोगों ने नाम? उस पद्मनाभन मंदिर के अंदर आज भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं। और ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। इस पद्मनाभन मंदिर के जो 7 तहखाने हैं, उनमें से 6 तहखानों की गिनती सुप्रीम कोर्ट की और सीएजी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने एक एक आर्टिकल की जांच करके उसकी लिस्ट बनाई है। उतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तो आज की वैल्यू में वहां पर है। और जब कोई एंटीक चीज होती है, उस मंदिर में जो हजारों साल पुराना सोने चांदी के सिक्के और मूर्तियां हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं तो जैसे कोई 10 ग्राम सोने का सिक्का यदि आज का सोने का है तो उसकी कीमत 50,000 रुपए है। लेकिन यदि वो 2000 साल पुराना हो तो उसकी कीमत 10 गुना से लेकर 100 गुना से लेकर 1000 गुना कुछ भी हो सकती है। तो आज भी हमारे एक मंदिर में 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो भारत इतना अमीर रहा है और ये एक मंदिर में हो सकती है क्योंकि वो साउथ का मंदिर है। वो किसी तरह से अंग्रेजों से, मुगलों से बचा रह गया। अपने भारत में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे और हमारी जो धन संपत्ति थी उस सारी धन संपत्ति को लूट लिया गया। और आपके सामने मैं प्रमाण देता हूं, इस एक पद्मनाभन मंदिर के खजाने से कई राज्यों का बजट बन सकता है। तो इतना पैसा हमारे पास थे। अगर हम दुनिया भर में सोने की बात करें तो आज तक पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख टन सोना निकाला गया है और इस 2 लाख टन सोने का 10% आज भी 21,000 टन सोना आज भी हमारे घरों में, हमारी माताओं बहनों के पास है, जो किसी रिकॉर्ड में कैलकुलेट नहीं होता, जो उनके पास गहनों के रूप में है। और ये जो 21,000 टन सोना है, आप देखिए हर देश की जो नोट छापने की कैपेसिटी है वो उसके जो गोल्ड रिजर्व उसके पास है उससे तय होती है। कुछ बड़े जो फ्रॉड देश हैं, अमेरिका जैसे, वो दूसरों के ऊपर नियम तो मानते हैं लेकिन खुद गड़बड़ भी कर लेते हैं। लेकिन सिद्धांत यही है। इस सिद्धांत में जालसाजी बहुत होती है लेकिन मूल सिद्धांत बैंकिंग का यह है कि जितना गोल्ड रिजर्व है उतनी आप करेंसी छाप सकते हैं। ज्यादा छापेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा और आपकी करेंसी की कीमत कम हो जाएगी। जैसे आप 1-2 देशों को भी देखते हैं ना, वो जो 2-4 ऐसे देश हैं जहां पर आप नोट थैले में भरकर लेकर जाएं, गाड़ी में लेकर जाएं तो बदले में ब्रेड का 1 पैकेट मिलता है, 1 किलो आलू मिलता है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस गोल्ड की आज मैं बात करूं तो अमेरिका में केवल 8,000 टन सोना है, जर्मनी में 3,300 टन सोना है, इटली में 2,450 टन सोना है, फ्रांस में 2,400 टन सोना है, रूस में 1,900 टन सोना है। इन 5 देशों को मिला दिया जाए तो इन 5 देशों के गोल्ड रिजर्व से ज्यादा केवल हमारे देश की माताओं और बहनों के पास सोना है आज भी, इतना लुटने के बाद भी। और भारत सरकार की मैं बात करूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना सोना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास केवल 760 टन सोना है। रिजर्व बैंक से 30 गुना ज्यादा सोना हमारे भारत में है। अब मंदिरों में और कैसे सोना है, जैसे पद्मनाभन मंदिर का मैंने बताया कि वहां पर 1300 टन सोना है। यदि मैं एक अपने और मंदिर की बात करूं, अपने साउथ में एक और मंदिर है जिसको तिरुपति बालाजी का मंदिर कहा जाता है। उस तिरुपति के बालाजी मंदिर में भी कम से कम 250 से 300 टन सोना है।
हर महीने 100 किलो सोना तो अभी भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। लगभग 4,500 किलो सोना तो तिरुपति बालाजी के मंदिर ने फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। अभी धनतेरस गई थी ना, अकेली इस धनतेरस पर 40 टन सोना अपने देश में खरीद की गई। और ये जो धनतेरस के ऊपर जो खरीद होती है ना, ये तो शगुन के तौर पर होती है कि हमें 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ खरीदना है। तो ये देश इतना अमीर रहा है, ये आज भी इतना अमीर देश है, और पूर्व में कितना अमीर रहा है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये जो 21,000 टन का मैंने आपको सोने का आंकड़ा दिया ना, ये 2 साल पुराना है। आज की मैं बात करूं तो 22,500 टन हो चुका है। पूरी दुनिया में आज भी जितना खनन किया हुआ सोना है वो 2 लाख टन है, और 2 लाख टन में से 10% सोना आज भी हमारे पास है। ये जो ब्रिटेन में दूसरे देशों की तिजोरी में जो सोना रखा हुआ है वो तो हमारा ही लूटा हुआ है। सोने के बारे में क्या कहते थे पुराने जमाने में, अपने भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था कि पूरी दुनिया से जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती होते थे, देखिए भारत के अंदर गोल्ड निकाला नहीं जाता बहुत अधिक, साउथ अफ्रीका में निकाला जाता है, चीन में निकाला जाता है, यूएसए में निकाला जाता है। आज भी भारत का जो गोल्ड का प्रोडक्शन है ना, वो कहीं नहीं है, उसकी डिमांड का 10% भी पूरा नहीं करता। केवल कर्नाटक की 1-2 खदानें हैं जहां पर थोड़ा बहुत सोना निकलता है, लेकिन भारत में पुराने जमाने में भी सोना निकलता कम था। हमारे उद्योग धंधे इतने थे, हमारा आत्मनिर्भर भारत इतना था, स्वदेशी का अभियान इतना मजबूत था कि विदेशी इतिहासकार ये लिखते हैं कि भारत एक गड्ढे की तरह है। एक वर्नियर नाम का इतिहासकार था ना, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो इंजीनियरिंग जानते हैं उन्होंने वर्नियर कैलिपर का भी नाम सुना होगा, जो औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के समय उसका चिकित्सक के रूप में सेवा का काम देखता था। वो ये कहता था कि भारत पूरी दुनिया में एक ऐसे गड्ढे की तरह है जहां से पूरी दुनिया का सोना चांदी हीरे जवाहरात जैसे पानी बहता बहता नीचे गड्ढे में जाता है, ऐसे ही पूरी दुनिया का सोना चांदी और हीरे जवाहरात भारत के अंदर बह बह कर आते हैं। जैसे नदी बहती हुई सागर में मिलती है ना, ऐसे ही पूरे देश, पूरी दुनिया के देशों की धन संपत्ति भारत की ओर इसी प्रकार से आती थी। बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। कई बार यह कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति आए थे ये कहीं के राजा थे, महाराजा थे, ये कहीं बहुत अमीर व्यक्ति थे, भारत में ये धर्म परिवर्तन के लिए आए थे। ये केवल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, ये सब भूखे नंगे चोर डकैत लुटेरे थे, ये भारत को लूटने के लिए आए थे। बाबर खुद अपने बाबरनामा में ये लिखता है, वो कहता है कि मैं भारत आया हूं लेकिन मैं भारत से खुश नहीं हूं, भारत का मौसम खराब है। वो कहते हैं मुझे खरबूजे तरबूज खाने की आदत है, भारत के अंदर अच्छे खरबूजे और तरबूज नहीं मिलते, तो मेरा भारत में बिल्कुल मन नहीं लगता। ये उस मुगल के बारे में मैं कह रहा हूं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो एक बार यहां पर आया तो यहीं पर बस गया। मतलब जिस व्यक्ति को यहां का मौसम अनुकूल नहीं आता, जिस व्यक्ति को यहां सब कुछ ठीक नहीं लगता, खाना पीना जिस व्यक्ति को यहां का अच्छा नहीं लगता, अनुकूल नहीं आता, वो भी यहां पर बस जाता है। तो बाबर अपने बाबरनामा में ये लिखता है कि यहां का मौसम ठीक नहीं है, यहां पर खरबूजे तरबूज नहीं मिलते, यहां पर मुझे मेरे अनुकूल जो मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जो एक सबसे अच्छी चीज है वो है यहां पर सोना। जितना सोना भारत में है उतना पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और बाबर जैसे हमलावर यहीं इस देश में आकर बस जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि बार बार वहां से आकर लूट कर जाऊंगा तो पूरा नहीं लूट सकता, पूरा अगर इस देश को लूटना है तो यहीं पर बसना पड़ेगा। 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में 1,000 करोड़ रुपए का सोना हर साल भारत में खरीदा गया है केवल गहनों के नाम से। अब थॉमस रो नाम का, भारत कितना अमीर था मैं वो आपको यकीन दिलवाता हूं, आपका ब्रेन वॉश करना है मुझे। आज के बाद आप उठकर जाओ तो कभी भी भारत को गरीब नहीं मानो, कभी आपके मन में यह नहीं आए कि भारत तो गरीब देश है, भारत बहुत अमीर देश है, यह आपके मन में आए तो यह आपका ब्रेन वॉश मुझे अपने इसे 1 घंटे के सत्र में करना है और मैं करके छोड़ूंगा। आपके सामने तर्क तथ्य प्रमाण इतने रखूंगा कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो भारत सोने की चिड़िया थी तो भारत वाकई में सोने की चिड़िया थी, केवल ये एक कोटेशन नहीं है। थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत भारत में आया, उनको यह पता लगा कि भारत बहुत अमीर देश है, तो वो जब भारत में आया
तो वो जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापार करने के लिए चार्टर लेने के लिए आया था। अंग्रेजों की ओर से व्यापार करने के लिए चार्टर लेने के लिए आया था कि अनुमति मिल जाए। उस समय जहांगीर भारत में मुगल शासक होता था और दिल्ली और आसपास का जो मेन इलाका है वो उनके मुगलों के अंडर में होता था। तो उसका यह था कि मुझे एक आदेश पत्र मिल जाए तो इसके बहाने हम भारत से व्यापार कर सकें। तो वो जहांगीर के दरबार में बैठा हुआ है। तो जहांगीर के दरबार में कोई समारोह चल रहा है। तो उस समारोह में एक हीरे जवाहरात जड़े हुए सोने चांदी के तराजू में जहांगीर बैठता है। दूसरे तराजू में रेशमी थैलों के अंदर जिनके मुंह बंधे हुए थे उनमें सोना रखा जाता है, उनको तोला जाता है। फिर हीरे जवाहरात रखे जाते हैं, फिर मणियां रखी जाती हैं, फिर और महंगे पत्थर रखे जाते हैं, फिर चांदी रखी जाती है, सिक्कों से उनको तोला जाता है और हर बार तोल तोल कर वो सारी सामग्री गरीबों में बांट दी जाती है। अब थॉमस रो ये देखता है तो उसके सामने वो जो रेशम के थैले हैं उनको देखकर वो ये कहता है कि मैं अपनी आंखों से यकीन नहीं कर पा रहा कि इन थैलों के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात हो सकता है। मैं ये सोचता हूं कि किसी व्यक्ति को यदि तोला जा रहा है तो केवल पत्थरों से या धातु से, लोहे जैसी धातु से तोला जा सकता है, किसी अमूल्यवान धातु से तोला जा सकता है। मुझे यह लगता है कि इनके अंदर पत्थर होंगे, लेकिन मुझे यकीन करना पड़ रहा है कि यह जहांगीर का दरबार है, इनके अंदर पत्थर नहीं है, सोने चांदी हीरे जवाहरात है, क्योंकि बाद में उन थैलों का मेरे सामने मुंह खोलकर उसको गरीबों में बांटा गया है। अब भारत में ये जो धन है ये आता कहां से था? भारत इतना अमीर कैसे था? आपने देखा होगा कि हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बात पढ़ाई जाती है कि भारत में वास्को डी गामा आया और उसने भारत की खोज की। पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? सबसे पहले तो यह सवाल जीके के क्वेश्चन में जरूर आता है कि भारत की खोज किसने की, तो नाम आता है वास्को डी गामा। कब की, तो वो साल रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा पहली बार किस तट पर आया? फिर बात आता है कालीकट के तट पर। ये 3-4 सवाल सबको आते हैं कि नहीं आते? हमें अपने दादाजी का नाम नहीं पता लेकिन वास्को डी गामा का नाम पता है। हमें अपने परदादा का नाम नहीं पता लेकिन बाबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, हुमायूं का, उनकी 7 जन्मों की पढ़ाई हमें आती है। तो ये वास्को डी गामा भारत में किस लिए आया था? देखिए, पुराने जमाने में भारत से व्यापार होता था। व्यापार किस चीज का होता था? काली मिर्च का, मसालों का, हाथी दांत की वस्तुओं का। आपको ध्यान है, आपके बचपन में आप याद कीजिए, आपके आसपास जो कोई बड़ी हाट मार्केट होती थी, कोई हाट बाजार होता था या बाजार होता था, उसमें एक बोर्ड लगा रहता था कि सोने चांदी का गोटा यहां पर बेचें। कपड़े की दुकानों के ऊपर लगा होता था कि नहीं लगा होता? याद करिए, थोड़ा जोर देना पड़ेगा। अब सोने चांदी का गोटा कौन सा होता था? घरों में उस समय तक, गांव के अंदर भी, मेरे गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती, मेरे गांव में सड़क नहीं जाती, उस गांव में भी माताओं बहनों के पास वो साड़ियां, वो कपड़े होते थे जिसमें सोने और चांदी का गोटा लगा होता था। लगा होता था कि नहीं लगा होता था? बिकता था कि नहीं बिकता था? उसको खरीदते थे। तो ये सोने चांदी की धातु को बारीक तार में पिरोना, उसका कपड़ा बनाना, ये बारीक टेक्नोलॉजी भारत के अंदर हजारों सालों से थी। भारत में उस समय जो कपड़े बनते थे वो ऐसे कपड़े बनते थे कि एक नारियल की डिब्बी में पूरे के पूरा 52 गज का थान आ जाए। एक बार एक अंग्रेज राजदूत आया यहां भारत से, वो अपने देश में गया तो वो अपने राजा के लिए गिफ्ट लेकर गया। उसने वो नारियल लेके गया तो वहां पर सब हंसने लगे कि नारियल में क्या लाए हो। उसने उनके सामने नारियल खोला और नारियल के अंदर से 52 गज का थान निकाल कर रख दिया। अपने यहां जब ऐसे कपड़े बनाए जाते थे, इतने बारीक कपड़े बनाए जाते थे, उस समय यूरोप क्या पहनता था वो कल्पना करके देखिए। उस समय यूरोप में कोई कपड़े नाम की चीज नहीं होती थी। कपड़े के नाम पर जानवर के बालों से बने हुए लबादे वो पहनते थे या जानवर की खाल पहनते थे। उनको जब भारत का कपड़ा मिलता था तो उनको यह लगता था कि इससे अच्छी और कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती थी। और वो जो भारत का कपड़ा दूसरे देशों में जाकर बिकता था तो भारत के कपड़े के बराबर सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत के अंदर आते थे। यह सत्य है। आज भी आप जाएं, गुवाहाटी में चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश के इस दूर दराज के गांव में अभी पिछले 2 महीने पहले मेरा जाना हुआ, मैंने फेसबुक के ऊपर उस पोस्ट को भी डाला था। एक दूर दराज के गांव में बिल्कुल आदिवासी महिला, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं, वो भी अपने घर में अपने घर के हथकरघे से बहुत अच्छा वस्त्र बना सकती है।
आज भी वो तकनीक है, और उस तकनीक के लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं, किसी महंगी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। वो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि गांव का एक व्यक्ति भी उस टेक्नोलॉजी से कपड़ा बना सकता था और घर का पूरा काम करते हुए बना सकता था। उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की जरूरत नहीं थी। इंडस्ट्रियल एरिया कहीं लगता है तो व्यक्ति विस्थापित होते हैं, समाज तंत्र टूटता है। महिला जब घर से बाहर जाकर काम करती है तो घर का काम डिस्टर्ब होता है। तो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में वो बहन पूरे दिन भर घर का, परिवार का, बच्चों का खाने का काम करने के बाद दिन के जो 4 घंटे बचते हैं उन 4 घंटों में 4-5 मीटर का कपड़ा बना लेती थी और उस 4-5 मीटर के कपड़े से हजारों रुपए की अर्निंग वो घर बैठे बैठे हमारी मां बहन कर सकती थी। ऐसी तकनीक भारत के अंदर थी। और वो जो कपड़ा विदेशों में जाता था उसके बदले में सोना चांदी आता था। ये जो बह बहकर आता था ना, इसका मतलब क्या है? ऐसे ही पुराने जमाने में देखिए यूरोप में क्या है, ठंडा वातावरण है, मसाले होते नहीं, केवल कुछ चीजें खाने की होती है। वहां पर जो भोजन करते हैं वो बहुत सादा भोजन करते हैं क्योंकि मसाले नहीं थे यूरोप में। भारत के अंदर खान पान की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, आयुर्वेद की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। षड्रस की हमने बात की है कि षड्रस के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन भारत के बाहर यूरोप के देशों की बात करें तो 6 महीने इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, बाकी जो ठंड नहीं पड़ती, वहां पर भी उनके पास मसाले नहीं थे। तो उस समय अपने भारत से काली मिर्च की तरह कई प्रकार के मसाले जाते थे। उन लोगों ने जब उस मसाले का टेस्ट चखा तो उन मसाले की उनको आदत पड़ गई कि मसाले के बिना भोजन बहुत बेस्वाद लगना पड़ा। पहले भारत से तुर्की के रास्ते यूरोप के साथ व्यापार होता था। अब 13वीं-14वीं शताब्दी में क्या हुआ, तुर्की में, यूरेशिया के मार्ग में युद्ध का वातावरण हो गया। तुर्की का यूरोप के साथ युद्ध हो गया तो वो जो जमीन का रास्ता है वो कट गया। भारत के व्यापारी विदेशों में अपना माल लेकर नहीं जा सके, तो भारत के जो आइटम्स थे उनकी कीमत वहां पर 400 गुना बढ़ गई क्योंकि सप्लाई रुक गई, जितनी चीज है उसकी डिमांड बढ़ गई। और काली मिर्च खाना वहां पर कितनी समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। आप अंदाजा लगाइए कि यूरोप के जो धनी से धनी व्यक्ति होते थे, जिनके पास कई 100 एकड़ का फार्म हाउस होता था, कई लोग काम करते थे, वो अपने घर में, जैसे अपने यहां हम किसी महंगे सोने चांदी के आइटम को सजाकर रखते हैं ना, ऐसे ही वो अपने घर में कांच के मर्तबान में, पारदर्शी मर्तबान में, जहां पर वो बैठते थे, जहां से वो उनको मिलने जुलने वाले कोई व्यक्ति आते थे, उस ड्राइंग रूम में काली मिर्च भर के रखते थे, केवल ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी हैसियत है, मैं खाने में काली मिर्च डालकर खा सकता हूं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सामने आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं। न्यूज कटिंग तो बाद की है। तो ऐसी काली मिर्च की डिमांड थी, 400 गुना उसका रेट बढ़ गया। और जब उसका रेट नॉर्मल था तो भी भारत की जो काली मिर्च है, आज तो काली मिर्च बहुत सस्ती है, उस समय जो भारत की काली मिर्च है उसकी पूरी दुनिया में मांग होती थी और काली मिर्च केवल अमीर लोग खा सकते थे। काली मिर्च इतनी महंगी थी कि वो सोने चांदी के बराबर बेची जाती थी। तो ऐसे लाखों करोड़ रुपया भारत के अंदर आता था। अब 15वीं शताब्दी में यह मार्ग बंद हो गया, भारत की चीजें वहां पर जानी बंद हो गई। भारत के कपड़े के बिना यूरोप का काम नहीं चल सकता क्योंकि उनके पास 15वीं शताब्दी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अच्छा कपड़ा बना सकें। रेशम, मलमल और बारीक कपड़ा ये तो बहुत दूर की बात है। सोने चांदी को तार की तरह करना ये तो बहुत दूर की बात है। उनको सामान्य कपड़ा बनाना भी नहीं आता था, बालों से, जैसे ये जेल के अंदर आजकल जो कंबल मिलते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, उससे भी ज्यादा मोटे मोटे कपड़े वो पहनते थे। तो वास्को डी गामा, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सब चाहते थे, यहां के व्यापारी चाहते थे, यहां के राजा चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत का मार्ग मिले। तो पुर्तगाल ने, जहां का जो पुर्तगाल का जो राजा था, पुर्तगाल का जो राजा सेम मैनुअल था, उस सेम मैनुअल ने बहुत बार कोशिश की कि भारत से किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकाले। तो उस राजा के राज में भारत का कोई रास्ता नहीं मिला। उसके बेटे ने फिर कोशिश की तो उन्होंने वास्को डी गामा को तैयार किया। वास्को डी गामा को कई जहाजों का, 4 जहाजों का बेड़ा दिया, उसमें बंदूक दी, उसमें गोला दागने वाली तोप दी,
तीर कमान बारूद भाला दिया, उनको खाने पीने का सामान दिया, 2 साल का राशन दिया और राशन देकर उनको कहा कि तुम किसी भी तरीके से भारत से समुद्र का मार्ग खोजो ताकि हम भारत से व्यापार कर सकें, भारत से सामान ला सकें। भारत से सामान लाकर बेचेंगे, पुर्तगाल में और यूरोप में बेचेंगे तो हमारा देश बहुत अमीर बन जाएगा, हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। तो वास्को डी गामा ने खोजी अभियान चलाया। खोजी अभियान चलाते चलाते वो भटकते भटकते, और ये कहा जाता है प्रामाणिक तौर पर कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्र के मार्ग की खोज भी खुद नहीं की थी, उसको गुजरात का कोई व्यापारी मिला था, उस व्यापारी के जहाज के पीछे चलते चलते वास्को डी गामा आया था, जिसको पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, क्योंकि भारत में बहुत पहले से हमें भूगोल का भी बहुत अच्छे से ज्ञान रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं रहा, लेकिन क्योंकि भारत कभी भी आक्रमण नहीं करता। अब वास्को डी गामा आया, उससे पहले भी तो काली मिर्च यूरोप में जाती थी ना, और यूरोप में कौन लेकर जाता था? भारत के व्यापारी लेकर जाते थे। भारत के व्यापारी आगे यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे, वो लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते थे, एंड यूजर तक, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते थे। तो वास्को डी गामा भारत में आया, कालीकट में आया। कालीकट में उस समय यहां का राजा था, उस राजा से उसने मिलने की कोशिश की, राजा के पास संदेश भिजवाया कि मैं अपने पुर्तगाल के राजा के पास से 2 पत्र लेकर आया हूं और आपसे मित्रता करना चाहता हूं। तो राजा का मंत्री उससे पहले मिला। उस मंत्री ने कहा कि तुम पुर्तगाल से आए हो, अपने आप को राजा का दूत बताते हो, तो तुम क्या लेकर आए हो राजा के लिए? तो उसने जो अपने देश की जो सबसे अच्छी चीजें हैं वो सबसे अच्छी चीज दिखाई। वो सबसे अच्छी चीज उसने क्या दिखाई? उसने 2-4 कपड़े दिखाए जो भारत की क्वालिटी से बहुत कमजोर थे। उसने 2-4 मूंगे की मालाएं, लड़ियां दिखाई। उसने 2-4-5 चम्मच और हाथ धोने के पात्र दिखाए। उसने 1-2 मीठे गुड़ शक्कर से भरे हुए पीपे दिखाए। 1-2 उसने शहद के पीपे दिखाए। उसने कहा कि मैं अपने राजा की ओर से ये यहां के राजा को भेंट देने के लिए आया हूं। अब मंत्री ने जब देखा तो उस मंत्री ने कहा कि तुम्हारी ये जो चीजें हैं ये इतनी घटिया क्वालिटी की हैं कि हमारे देश में हमारे राजा को, जो छोटे से छोटे विभाग का छोटे से छोटा व्यापारी है, वो इतनी घटिया चीजें नहीं देता। और राजा की बात क्या, राजा के दरबान को भी ऐसी चीजें कोई यहां भेंट में नहीं देता। तो वास्को डी गामा को बहुत शर्म आई। उसने वो सारी चीजें छुपा ली, राजा से मिला, और राजा से मिलते हुए उसने कहा, झूठ बोला। उसने कहा कि हम पहले तो यहां घूमते फिरते आ गए, अभी आपके लिए कुछ नहीं लेकर आए, अगली बार आएंगे तो आपके लिए कुछ लेकर आएंगे। वास्को डी गामा जब यहां पर आया तो वो लगभग 200 लोगों के दल में आया था। जब वो वापस गया तो केवल 50 व्यक्ति वापस गए थे, और वास्को डी गामा से पहले लगभग 40 दल और भारत की खोज करने के लिए आ चुके थे, और उन 40 के 40 दल में से एक भी दल को सफलता नहीं मिली थी। और वास्को डी गामा जब भारत में आया था तो उसने राजा से यह कहा था कि यदि मैं भारत की खोज नहीं कर पाऊं तो मैं अपना सिर कटवा लूंगा। और उसके राजा ने भी यह कहा था कि तुम जा रहे हो, तुम्हें खूब पैसा दिया है, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, यदि तुमने भारत की खोज नहीं की तो वापस अगर लौट कर आए तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। और 200 व्यक्तियों में से केवल 50 व्यक्ति वापस पहुंचे, और उससे पहले जितने भी खोजी दल उन्होंने लगभग 40 के लगभग भेजे थे वो सारे मारे गए थे। उनमें से कोई भी भारत के समुद्री रास्ते की खोज नहीं कर पाई। अब हमारे अंदर भी मानसिक गुलामी है तो हम भी भारत की खोज बोल देते हैं। तो ये वास्को डी गामा के बारे में मैंने बात की। वास्को डी गामा ने भारत की किस प्रकार से समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा कैसे भारत आया। अब वास्को डी गामा जो भारत आया वो क्या भारत की खोज करने के लिए आया था या भारत को से व्यापार के नाम पर लूटने के लिए आया था? अब कोई बहुत अमीर कहीं खजाना छुपा हुआ हो तो उस खजाने के लिए लोग अपनी जान पर खेलते हैं ना, ऐसे ही वास्को डी गामा और जितने विदेशी आए उसमें हमलावर भी शामिल हैं, उसमें अंग्रेज भी शामिल हैं, डच भी शामिल हैं, फ्रांसीसी भी शामिल हैं। वो सब भारत को लूटने के लिए आए थे क्योंकि ये सारे देश बहुत गरीब थे। अब मैं आपके सामने फिर कहता हूं कि 1765 से लेकर 1939 तक 3250 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई, तो हुई होगी या नहीं हुई होगी? यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये तो केवल 200 साल की लूट थी। यदि हम इससे पहले की नादिर शाह का एक आपने नाम सुना होगा। जब आप आगरा घूमने के लिए जाते हैं तो एक टूटा हुआ आपको संगमरमर का सिंहासन दिखाया जाता है कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो यहां पर यह गोला गिरा था और नादिर शाह भारत में आया था तो भारत का कोहिनूर हीरा लूट कर लेकर गया था। और कोहिनूर के साथ साथ एक तख्तो ताऊस था जो
कई फीट लंबा था, जिसमें कई किलो सोना लगा हुआ था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, वो लूट कर लेकर गया था। अकेले नादिर शाह ने जो भारत की लूट की थी, उस नादिर शाह ने अकेले 11,44,000 करोड़ रुपए की भारत से लूट की थी। मतलब आज का जो बजट है उसका लगभग 30%। भारत में और जो हमलावर आए उन्होंने कितना लूटा, ये तो केवल 200 साल की बात की। अगर 200 साल में इतना लूटा जा सकता है तो पूरे भारत में जो विदेशी हमलावर आते रहे उन्होंने कितना लूटा होगा। पूरे भारत के ऊपर कभी भी किसी एक विदेशी का शासन नहीं रहा। मुगलों का भी शासन पूरे भारत में कहीं नहीं रहा, साउथ में नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज सदैव मुगलों के साथ युद्ध करते रहे, उनको छकाते रहे। और ये जो 17वीं 18वीं शताब्दी में हमारी अर्थव्यवस्था थी, उस समय देखिए हमारे देश का जो बड़ा हिस्सा है, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात, दिल्ली की बात करें, या पंजाब और राजस्थान की बात करें, आज का जो पूरा पाकिस्तान है उसकी बात करें, तो वहां पर लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहा, क्योंकि बार बार कोई ना कोई हमलावर आता रहा। और जब वो हमलावर आते थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। गांव के लोग उससे युद्ध करते थे, युद्ध करते करते जब युद्ध करते करते वो उससे उनसे हमलावरों से लड़ाई नहीं कर पाते थे तो अपने अनाज को जला देते थे, खेती को जला देते थे ताकि दुश्मन के हाथ में नहीं पड़े, अपने कीमती सामान को छुपा देते थे, जमीन में दबा देते थे, और अपने पशुओं के साथ किसी जंगल में या किसी पहाड़ पर चले जाते थे ताकि विदेशी हमलावर को रसद नहीं मिले और वो वापस चला जाए। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध करते थे तो औरंगजेब की सेना में उस सेना को वापस लौटाने के लिए, चाहे अफजल खान ने आक्रमण किया हो या किसी दूसरे हमलावर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया हो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की यही रणनीति थी कि वो अपने मराठों से कहते थे कि जो मुगल आए हैं वो दिल्ली से रसद लेकर नहीं आए, उनको अपने घोड़ों के लिए, बैलगाड़ियों के लिए, ऊंटों के लिए, खच्चरों के लिए, हाथियों के लिए जो खाने पीने का इंतजाम करना है वो गांवों से करना पड़ेगा। तो गांव के लोग अपने सारा पशुओं के और खुद के खाने पीने का सामान छुपाकर, जलाकर खुद जंगलों में चले जाते थे। मतलब इतना अस्त व्यस्त रहा तो भी हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश का पैसा 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। अब ये जो विदेशी हमलावर आते रहे, सबसे पहले देखिए 638 से लेकर 711 तक 74 सालों में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया 7वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी आया, और वो गजनवी आया तो एक बार नहीं आया, 17 बार आता रहा। सोमनाथ मंदिर को एक बार नहीं लूटा, 10 बार 20 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, क्योंकि वो एक साल आता था, वहां से सोना चांदी लेकर आता था, 2-3 साल बाद फिर आता था, तो फिर उसके अंदर सोना चांदी का भंडार उसको मिलता था। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, 1175 से लेकर 1192 तक कई बार आया। मोहम्मद गोरी ने खूब आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐकब विदेशी हमलावर आया। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बख्तियार खिलजी तक लगातार हमलावर आते रहे। मोहम्मद गजनवी 1000 से लेकर 1027 तक लगातार आक्रमण करता रहा। 1001 में दूसरी बार आक्रमण किया। दूसरी बार आक्रमण करते हुए उसने कई सारे नगरों को लूटा, और जो नगरों को ये जो लूटते थे तो कई मण चांदी ऊंट गाड़ियों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, बैलों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर लाद कर लेकर जाते थे। अब कई बार जब यह कहा जाता है कि क्या सोना चांदी बैलगाड़ियों के ऊपर लादा जा सकता है, अब वो जो एक जहाज है उसको याद कीजिए जिसका चांदी निकली, उसकी चांदी कितनी निकली? 2,16,000 किलो। उस 2,16,000 किलो को यदि मण बनाते हैं तो कितने मण बैठती है? उस 2,16,000 किलो चांदी को यदि मण बनाते हैं तो 5,400 मण बैठती है। अब एक ऊंट या एक खच्चर कितने मण ले जा सकता है? 2.5 मण, 3 मण, इससे ज्यादा तो नहीं ले जा सकता ना। तो ये अगर 2.5 मण, 3 मण एक ऊंट या एक खच्चर ले जा सकता है तो 5400 मण चांदी, एक जहाज की चांदी जो 1941 में भेजी गई, जिसका प्रमाण आपने देखा, उस चांदी के लिए कितने ऊंट लगेंगे? 2000 ऊंट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उस समय जब हमलावरों के बारे में हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद गजनवी आया और गजनवी आकर 700 मण चांदी के पात्र लेकर गया, 7 लाख सोने की मोहरें लेकर गया राजा जयपाल से जब उसके साथ नगरकोट का युद्ध हुआ। 200 मण शुद्ध सोने की मुद्राएं लेकर गया। 2000 मण जो बिना कास्टिंग की हुई
चांदी की सिल्लियों के रूप में चांदी लेकर गया, 700 मण के आभूषण और 2000 मण चांदी लेकर गया। अगर ये 5400 मण चांदी एक जहाज में हो सकती है तो उस समय उस मुगल हमलावर ने 2000 मण चांदी लूटी होगी कि नहीं लूटी होगी? यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन यह बात आप अगर किसी पुस्तक में इन प्रमाणों के बिना पढ़ते तो आप यकीन नहीं करते। करते क्या? आप ये कहते ये तो झूठ लिखा हुआ है, इसके सामने तो 1 0 2 0 बेकार में लगाई हुई है। अकेले गजनी ने इस युद्ध में किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे। हर सिक्के का वजन 120 ग्राम था, 4.5 लाख। फिर थानेसर में लूट की, ज्वाला जी के मंदिर में लूट की। ज्वाला जी के जो मंदिर में लूट की तो 60 लाख सोने की दिनारें मिली, कई सौ मन सोने की मूर्तियां मिली, सोने चांदी की ईंट मिली, 20 मन चांदी मिली। अब इन चीजों को यदि हम वैसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक मंदिर में इतना पैसा कहां हो सकता है। अभी मैं 2 महीने पहले ज्वाला जी के मंदिर में गया तो वहां तो 1 किलो सोना भी दिखाई नहीं दिया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को जब पढ़ते हैं तो झूठ लगती है, लेकिन जब खबरों को तारतम्य के साथ स्थापित करते हैं, मानसिक गुलामी से निकलकर सोचते हैं, तो पता लगता है यह तो 100% प्रामाणिक सत्य है या नहीं है? यह मैंने कुछ आपको लूट बताई। सोमनाथ के मंदिर को, जब सोमनाथ के मंदिर को 5वीं 6ठी बार मोहम्मद गजनवी तोड़ने के लिए आया तो मोहम्मद गजनी से वहां के पुजारियों ने कहा कि तुम इस मंदिर को तोड़ो मत, मूर्ति को मत तोड़ो, लूटो मत, हम आपको 3 करोड़ रुपए वैसे ही देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि मैं तो 3 करोड़ में नहीं मानूंगा, इसके अंदर तो 30 करोड़ मिलने वाले हैं। जब हमें किसी सौदे में ज्यादा कीमत मिलने की संभावना हो तो क्या हम समझौता करते हैं? और उसने उस मंदिर को तोड़ा और तोड़कर लूटा। एक बार नहीं लूटा, दसियों बार हमारे मंदिर को लूटता रहा। अब सोमनाथ मंदिर के अंदर भी पैसा कितना था? पद्मनाभन मंदिर की तरह ही पैसा था। अगर पद्मनाभन मंदिर में आज 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है तो सोमनाथ मंदिर में भी रही होगी या नहीं रही होगी? और जैसे पद्मनाभन और सोमनाथ मंदिर है, ऐसे ही अपने भारत देश के उस समय के लगभग 9-10 लाख गांवों में, आज के भारत के 6,38,365 गांवों में, हर बड़े गांवों में, हर 2-3 गांवों के बीच में कोई ना कोई बड़ा मंदिर रहा होगा या नहीं रहा होगा। परसों जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, आपने सुना होगा कि हमारे यहां जो मंदिर होते थे वो शिक्षा के, चिकित्सा के, अर्थव्यवस्था के, समाज के तंत्र को धर्म के आधार पर चलाने के व्यवस्थित केंद्र होते थे। और विदेशी हमलावरों ने उन मंदिरों के ऊपर हमला इसीलिए किया कि उसको लूट सके और हमारी सारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर सके। नादिर शाह का जो एक दरबारी था, मिर्जा मेहदी अस्तरबादी, उसने जब भारत की लूट देखी तो नादिर शाह ईरान से आया था। ईरान से आकर वो लिखता है कि बेहद कम दिनों में ही शाही खजाने और कारखाने की जब्ती के लिए जो हमने मुंशी और अधिकारी तैनात किए हैं, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। यहां तो हीरे मोती जवाहरात रत्न सोने चांदी, उनके बर्तन और दूसरी चीजों का सागर है। इतनी ज्यादा संख्या है कि हमारे खजांची और मुंशी उनको सपने में भी बही खातों में दर्ज करने की सोच नहीं सकते। इनको तो केवल ऊंटों पर, खच्चरों पर लादा जा सकता है, गिनती नहीं किया जा सकता। और पद्मनाभन मंदिर की भी गिनती के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी लगाए थे ना, उनको गिनती करने में कई महीने लगे थे या नहीं लगे थे? ये तो आज की लूट है, और उस समय उन्होंने तो पूरे शहरों को लूटा था। अब नादिर शाह ने जो लूटा था, तो नादिर शाह की लूट के बारे में वो लिखता है कि 700 हाथियों पर, 4000 ऊंटों पर और 12,000 घोड़ों पर इन सारे सामान को लाद कर हम ईरान लेकर गए। और जब हम इसको ईरान लेकर गए तो 3 साल तक ईरान में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 साल तक ईरान का काम बहुत अच्छे से चलता रहा। अब नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूटा। कोहिनूर हीरे की जो आज की कीमत है, कोहिनूर हीरा तो है ना, आज की कीमत को आप आराम से सर्च कर सकते हो। आप अर्थशास्त्री नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, लेकिन खोज तो सकते हैं ना, पुस्तकों में उपलब्ध है। तो 1,50,000 करोड़ आज भी कोहिनूर हीरे की कीमत है, जिसको पहले नादिर शाह ने लूटा, उसके बाद आज वो अंग्रेजों के पास है। ऐसे ही एक मयूर सिंहासन था जिसको मुगल तख्ते ताऊस कहते थे। उस तख्ते ताऊस का वजन
31 मण 20 सेर था, उसको कई हजार कारीगरों ने 7 साल में तैयार किया था। उसमें 1000 किलो सोना और अनगिनत हीरे मोती जवाहरात कीमती पत्थर लगे हुए थे। उसकी कीमत अकेले तख्ते ताऊस की कीमत यह मानी जाती है कि ताजमहल की कीमत से भी बड़ी है। उसमें ताजमहल को कई बार बनाया जा सकता है। वो तख्ते ताऊस नादिर शाह लूट कर लिया। उसके बाद चंगेज खां आया, उसने लूटा। तैमूर लंग आया, उसने लूटा। मोहम्मद तुगलक से लेकर अलग अलग सैयद वंश के लोगों ने लूट किया। फिर बाबर आया, फिर अहमद शाह अब्दाली आया। 17वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली आया तो पंजाब से हमारे बहुत से भाई बहन यहां पर बैठे हैं, पंजाब से जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है या जो हरियाणा के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, एक कहावत पंजाब में मशहूर हो गई। उसने कितनी लूटमार की, कितनी बार लूटा, घरों से सब कुछ लूट लिया। तो उसके बारे में पंजाब में कहावत थी कि खांदा पिंदा लाहेदा, मतलब खांदा जो खा पी लेंगे वो तो लग जाएगा, और रहंदा अहमद शाहिदा, मतलब कुछ भी छोड़ दिया, 2 किलो अनाज भी छोड़ दिया तो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा। ये कहावत पंजाब में आज भी बोली जाती है। कोई पंजाब से अगर कोई भाई बहन आया है तो मेरी बात के ऊपर मोहर लगा सकता है। सुनिए किसी ने कहावत, यह कहावत आज भी बोली जाती। कहावतें ऐसे ही नहीं बनती। तो अहमद शाह अब्दाली ने कितना लूटा होगा। नादिर शाह के बाद वो ईरान से आया, और नादिर शाह के समय जब कई साल तक उन्होंने ऐशो आराम में जिंदगी बिताई, तो उसके बाद यह लगा कि ईरान को यदि चलाना है, रोटी खानी है, तो भारत को लूटने के लिए चलते हैं। 1748 से लेकर 1758 तक उसने कई बार लूट की। मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसने भी बहुत लूट की। अब ये सारी लूट करने के बाद ये जो अरब की जो लूट है, इसकी खबरें जब यूरोप में पहुंची तो उनको पता लगा कि ये तो भारत तो बड़ा सोने की चिड़िया वाला देश है, इस भारत के अंदर तो हमें भी आक्रमण करने के लिए जाना चाहिए, यहां से लूट कर जाना चाहिए। किसी खजाने के बारे में कुछ पता लगे, कहीं आपको किसी गांव के बारे में पता लगे कि कहीं कोई ट्रक पलट गया और उस ट्रक के अंदर से कुछ सोना चांदी की बात छोड़ दो, कोई मोबाइल फोन ही मिले तो पूरे का पूरा जिला वहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा। कई बार तो पेट्रोल डीजल का कोई टैंकर पलट जाता है ना, तो लोग पॉलिथीन के अंदर पेट्रोल डीजल भर देते हैं। तो जहां पर इतना सोना चांदी रहा हो, जब अरब से ये सारी खबरें यूरोप में पहुंची तो यूनानी अरबियों की लूट के बाद यूनानी, अरबी, तुर्की, ईरानी, दुर्रानी, पठानी, अफगानी, इनकी लूट के बाद जब यूरोप में ये चीजें पहुंची तो पुर्तगालियों के मन में, फ्रांसीसियों के मन में, हॉलैंड वासियों के मन में, अंग्रेजों के विषय में, अंग्रेजों के मन में यह आया कि हम भी किसी तरह भारत में जाएं और भारत में व्यापार के नाम पर या लूटमार के नाम पर अपने देश को समृद्ध करें। और उसी चाह में उन्होंने वास्को डी गामा को भारत भेजा और वास्को डी गामा ने अपनी जान पर खेलकर समुद्र का रास्ता खोजा। अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने, पहले पुर्तगाली आए, 70-80 सालों तक उन्होंने लूट करने की कोशिश की। फिर फ्रांसीसी आए, उन्होंने भी लूटा। फिर डच आए, हॉलैंड वाले, उन्होंने भी लूटा। उसके बाद अंग्रेज आए और वो हिंदुस्तान को लूटने के लिए नहीं आए केवल, बाकी सब हमलावर आए तो लूटने के लिए आए या यहां बसने के लिए आए। जो अंग्रेज आए वो यहां राज करने के लिए आए ताकि भारत में लगातार भारत की लूट की जा सके, ताकि लगातार उनके देश की समृद्धि बनी रहे। तो 1746 में कर्नल स्मिथ नाम का एक अंग्रेज अपने देश में ब्रिटेन के शासक को चिट्ठी लिखकर यह कहता है, वो ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत में मैं अगर केवल बंगाल की बात करूं तो बंगाल के नवाब के पास इतने लाख पाउंड का खजाना है जिससे हमारे ब्रिटेन की जीडीपी कई सालों तक चल सकती है, खर्चा चल सकता है। जीडीपी नाम का शब्द तो उस समय नहीं था, लेकिन ब्रिटेन का खर्चा कई सालों तक चल सकता है। और एक साल में यहां इतनी आमदनी होती है जितनी ब्रिटेन में 10 सालों में, 20 सालों में भी नहीं होती। उन्होंने पत्र लिखा, उनको पत्र लिखा तो उसका पत्र लिखकर अंग्रेजों का और मन बना कि भारत के ऊपर अब तो राज करना पड़ेगा। उससे पहले तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का ढोंग करती थी, व्यापार के नाम पर लूटमार करती थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां पर स्थापित करना पड़ेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम दाम दंड भेद से पहले बंगाल के ऊपर और उसके बाद पूरे भारत के ऊपर अपनी सेना रखकर शासन करना शुरू कर दिया। तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर, तोप के बल पर शासन करना शुरू कर दिया। यह सब आपने देखा है। कई बार मुगलों के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है कि मुगलों ने भारत को लूटा नहीं। यह झूठ फैलाया जाता है ना,
लोग फेवर करते हुए वामपंथी लोग कहते हैं कि मुगल तो यहां आए, यहीं पर बस गए, उन्होंने तो खाया पिया, शराब पी, मौज की, हरम में महिलाएं रखी, लेकिन लूटा नहीं, कुछ भवन बना दिए, लाल किला, ताजमहल जैसे। यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने फिजूल खर्ची की लेकिन लूटा नहीं। मुगलों ने भी लूट कर अपने भारत का धन भारत के खूब बाहर भेजा है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। औरंगजेब जब राजा बना तो 1659 में मक्का में उसने 6 लाख रुपए भेजे, और उस समय 1 रुपए की कीमत इतनी होती थी कि 1 रुपए के अंदर 280 किलो चावल आ जाता था। मतलब 2 लाख टन चावल के बराबर कीमत उसने उस समय एक बार में मक्का में, जहां उसकी आस्था सी, वहां पर भेजी। वो लगातार वो बाहर भी भेजते थे। और मुगलों के आक्रमण का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उन्होंने इस देश के उद्योग धंधे लगातार नष्ट किए। वो जो 400-500 साल का पीरियड है उसमें हमारे उद्योग धंधे पनप नहीं पाए। अपने भारत के उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, अपने भारत की इकोनॉमी, कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हमारे भारत का तंत्र, हमारे भारत के गुरुकुलों से लेकर, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, मंदिरों से लेकर, कृषि व्यवस्था से लेकर, जल व्यवस्था से लेकर, आवागमन की व्यवस्था से लेकर, सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। तो कई बार लोग मुगलों का महिमा मंडन करते हैं, यही आंकड़े दिखाकर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो औरंगजेब के समय तक तो जीडीपी बहुत अच्छी थी। कुछ लोग कहते हैं ना कि औरंगजेब के समय जीडीपी बहुत अच्छी थी, तो औरंगजेब के समय की जीडीपी है। यह औरंगजेब के समय की जीडीपी नहीं है, यह औरंगजेब से पहले भारत के सनातन धर्म की जीडीपी है, सनातन की शक्ति है। अंग्रेजों के समय में तो यह लगातार कम हुई है, उन्होंने तो नष्ट करने का काम किया है। अब ये मैंने आपके सामने मुगलों की लूट, अंग्रेजों की लूट के बारे में कुछ बात रखी। अभी आपको यकीन नहीं होता, मैं अगर 3250 लाख करोड़ रुपए कह देता, हमारे माननीय एमपी साहब, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मंत्री जी क्या भारत का आम आदमी यकीन करता उसके ऊपर? कोई पढ़ा लिखा? जी माइक ले जाएं मंत्री जी के पास। हां, भारतीय शिक्षा बोर्ड में यही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। ताली बजा दीजिए एक बार। बोले भारत माता की वंदे वंदे। चलिए ठीक है। तो ये ऐसी इतनी लूट की है, आप कल्पना कर सकते हैं भारत इतना अमीर रहा होगा, इतनी टेक्नोलॉजी रही होगी। अच्छा, सोने चांदी के तार से कपड़ा बनाना, भाई साहब क्या जानकारी दे दो आपको जी, भारत में कितना सोना था इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं जी। हमारे एक माउंट आबू है राजस्थान में। जी जी। माउंट आबू में एक समाज, एक सेठ था, उसने कहा मैं मुझे माउंट आबू में मंदिर बनाना है जी, और मंदिर के लिए मुझे जमीन चाहिए जी। तो वहाँ के राजा थे, सिरोही के राजा, उन्होंने कहा भी हम तो थोड़ा माइक पास कर लीजिए बाबू जी। मैं जमीन देने के लिए हमारा कोई मना नहीं है माउंट आबू में, लेकिन एक सोने का सिक्का जी, जितना जितना रखोगे उतनी जमीन इतने सिक्के में दे दूंगा जी। तो वो सेठ सोने के सड़ भर करके 2 हाथियों पर सड़ भर करके पूरे ऊपर लेके गया जी, और वहां ले जाके बिछा दी पूरी पूरी जी, और कहा कि इतनी जमीन अब तुम ले सकते हो। इतना सोना था हमारे पास में। देखिए बाबूजी ने एक एग्जाम्पल दिया कि कहीं किसी को जमीन की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा कि जितने सोने के सिक्के रखोगे, जितनी जगह में सिक्का आएगा उतनी जगह में आपको मिल जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं 2 दूनी 4 स्क्वायर इंच, लगभग 2 इंच का डाया होता है एक सिक्के का, 3 इंच का लगा लीजिए, 3 तिया 9 स्क्वायर इंच जमीन। आज एक सिक्का उस समय 120 ग्राम का होता था, तो 1.25 लाख रुपए का आप कीमत का अंदाजा लगाइए पर स्क्वायर फीट कितना पड़ता है। तो इतनी जमीन खरीदने की हिम्मत रखने वाले जगत सेठ अपने भारत में होते थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। अब आजादी से पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संसद बनाकर, कानून बनाकर हमें खूब लूटा। कितना लूटा? 1941 में 219 टन चांदी वो भारत से बाहर भेज रहे थे, और उससे पहले कितने टनों सोना चांदी वो भारत से बाहर भेज चुके होंगे, आप उसका कल्पना कीजिए। अब आजादी के बाद 1947 तक यदि मैं बात करूं तो 1947 तक, 1940 तक केवल 55 विदेशी कंपनियां भारत में थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 8 कंपनियां और 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में व्यापार करती थी। 1940 में उनकी संख्या 55 हो गई। 1952 में उनकी संख्या, अंग्रेज 1947 में देश को छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने तंत्र को चलाने के लिए, भारत को लूटने के लिए उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। पहले तलवार और तोप और बंदूक के बल पर शासन करके लूटते थे, फिर उन्होंने कंपनी बनाकर लूटना शुरू किया। 1947 में एकाएक कंपनियों की संख्या बढ़ी और 1952 आते आते 701 कंपनियां भारत में व्यापार के नाम पर लूटमार करने लगी। 1972 में 740 कंपनियां हो गई। 1977 में 1136 कंपनियां हो गई। 2008 में 2500 कंपनियां हो गई और आज 2022 में 12,458 विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार के नाम पर लूटमार करने का काम कर रही हैं। कैसे लूटती हैं आप अंदाजा लगाइए। कोलगेट नाम की एक कंपनी 1937 में केवल 1.5 लाख रुपए लेकर आई, 1.5 लाख रुपए लेकर आई और आज वो कोलगेट नाम की कंपनी लगभग 4,500 करोड़ रुपए हर साल अपने देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। और मैंने आपको परसों बताया था कि ये कोलगेट नाम की कंपनी केवल पैसे नहीं निकालती, ट्राइग्लोजन नाम का एक कैंसर कारक तत्व है, उन कैंसर कारक तत्वों को भी उसके अंदर मिलाती थी और दूसरे के साथ साथ हमारे आयुर्वेद की और स्वच्छता की परंपरा को तोड़ने के लिए उन्होंने भ्रम फैला दिया कि दांतों के लिए तो नीम बुरा है, कीकर बुरा है, चारकोल बुरा है, आयुर्वेदिक कोई भी प्रोडक्ट है वो बुरा है, और उन्होंने गलती से हमें ब्रश करना सिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हर गांव में, हर घर में दांत की बीमारी है या नहीं है? और आप किसी पुराने व्यक्ति को देख लीजिए, गांव में चले जाइए, जिसने कभी कोलगेट नहीं की और जो केवल दातुन करता है, ऐसा 100 साल का आपको बुजुर्ग राजस्थान के गांव में आज भी मिल जाएगा, जिसके 32 के 32 दांत सकुशल हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कोलगेट केवल 1.5 लाख रुपए लेकर 1937 में आई। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 में केवल 24 लाख रुपए की पूंजी लेकर आई और आज 45,000 करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। ऐसे ही बाटा इंडिया 1931 में केवल 70 लाख रुपए की पूंजी लेकर आई और आज वो हजारों करोड़ रुपए, हमारे लगभग 1700 करोड़ रुपए आज हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। जॉनसन एंड जॉनसन 1957 में केवल 24 लाख रुपए की पूंजी लेकर आई और आज जॉनसन एंड जॉनसन, सामने आपको डाटा दिखाई दे रहा होगा, जॉनसन एंड जॉनसन हजारों करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। और केवल पैसा नहीं निकालती, अभी थोड़े दिन पहले जॉनसन एंड जॉनसन की एक खबर आई थी, आपने सुनी थी? जॉनसन एंड जॉनसन का एक पाउडर जो एरोसेल वाले, जो एक तो बेबी पाउडर है, बेबी पाउडर के ऊपर जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक पदार्थ होता था, उसके कारण पहले उसके ऊपर यूरोप में, यूके में, अमेरिका में बैन लगाया गया। 3600 मुकदमे उसके ऊपर दायर हुए और 32,000 करोड़ का उसके ऊपर अमेरिका की एक कोर्ट में जुर्माना लगाया गया। मतलब ये कंपनियां केवल व्यापार नहीं करती, बीमार भी बनाती है, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती हैं। मैंने कोलगेट के बारे में बताया, वो कैंसर कारक तत्व तो मिलाती थी। जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर तो बैन लग चुका, आप उसकी खबर देख सकते हैं, एक बार आगे स्क्रॉल करके दिखाओ भाई। जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर जुर्माना। और एक कोर्डलेस माइक मुझे भी दे दो, जल्दी से दौड़ के आओ भाई, कहां सो जाते हो आप। ऐसे ही फिलिप्स 1956 में केवल 10 लाख रुपए लेकर आई और 1974 में कुछ साल बाद 10 लाख तो लाई, 10 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में अपने मूल देश हॉलैंड में भेज दिए। फिलिप्स के बारे में मैंने बताया। अब अगर मैं फाइजर की बात करूं तो 5 लाख रुपए फाइजर लेकर आई और पहले ही साल 5 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में अपने देश से बाहर भेज दिए। तो विदेशी कंपनियां ऐसे करती हैं। एक बार जो जॉनसन के ऊपर जो जुर्माने हैं उसकी सूची दिखा दो एक बार। जॉनसन एंड जॉनसन ने केवल पाउडर के अंदर मिलावट नहीं की, अभी थोड़े दिन पहले भारत में जिनके कूल्हे बदले जाते हैं ना, आप में से किसी जानकार व्यक्ति के कूल्हे बदले गए? हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, वो जो कूल्हे बदले जाते हैं उसमें डॉक्टर
कमीशन लेकर यह कहता है कि सबसे अच्छे हिप्स केवल विदेशी कंपनी के आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन के आते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने 2003-4 से लेकर 2013-14 तक जो आर्टिफिशियल हिप्स बेचे, जो मेटल के बने हुए थे, उनके अंदर से जहरीली मेटल का रिसाव होने से, देखिए हिप रिप्लेसमेंट की कितनी बड़ी सर्जरी होती है, पूरा कट लगाया जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट किसका होता है? 60 साल से ऊपर वाले का होता है। उसकी जल्दी से रिकवरी नहीं होती, बहुत पेन में वो रहता है, बेड के ऊपर उसको जीवन गुजारना पड़ता है, घर वालों की देखरेख करनी पड़ती है। लोगों ने महंगे पैसे देकर जॉनसन एंड जॉनसन के हिप्स लगवाए और हिप्स लगवाने के 2 साल बाद उन हिप्स के अंदर से वो इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि जहरीली मेटल का रिसाव होना शुरू हुआ, हड्डी गली, खून के अंदर जहरीली मेटल मिल गई और उन लोगों को दोबारा से जितना हिप रिप्लेसमेंट से पहले वो बीमार थे उससे कई गुना ज्यादा बीमार हो गए। कई सालों तक तो जॉनसन एंड जॉनसन मना करती रही, जैसे पाउडर के बारे में ना, पाउडर के बारे में 10 सालों से केस चल रहा है, वो कहती रही कि हमारे पाउडर के अंदर तो कोई कमी नहीं है। कोर्ट को खरीदने की कोशिश की, वकीलों को खरीदने की कोशिश की, मीडिया को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जो सच है वो सामने आया। अमेरिका में एक बहन ने लड़ाई लड़ी और पाउडर के बारे में प्रमाणित हुआ कि पाउडर के अंदर एस्बेस्टस है जो कैंसर पैदा करने का कारण बनता है, और 32,000 करोड़ रुपए का जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया। वो जुर्माना कब लगा था? 2017 में लगा था। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में पाउडर की बिक्री बंद कब की? अब 2022 में की। मतलब 5 साल तक प्रमाणिक होने के बाद भी कि यह नुकसान करता है, भारत के लोगों को ये गलत चीजें बेचते रहे, बीमार करते रहे। ये जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर मुकदमे हैं। तो वो जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ उसको भी स्वीकार नहीं किया और हजारों व्यक्तियों को दोबारा सर्जरी की गई, दोबारा उनके ऊपर 8-9 इंच का कट लगाया गया। आप कल्पना करके देखिए कि कितना बड़ा दर्द उन्होंने झेला होगा। ये जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर एक मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ के जुर्माने हुए हैं, ऐसे 50 मामले हैं। मतलब 1 घंटे के भाषण की यदि बात करनी हो तो केवल जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर की जा सकती है। आपको यूट्यूब पर देखना हो तो आप देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के रूप में डिटेल में उसके ऊपर जो जुर्माना हुआ, जो मामला हुआ, उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड वैदिक चैनल के ऊपर बनाया हुआ है। आप ये जानकारी और ज्यादा चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल पर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरा कार्यक्रम आता है, जिसमें राष्ट्र गौरव के नाम से विदेशी कंपनियों के बारे में, एलोपैथी की लूट के बारे में, फार्मा माफिया, ड्रग माफिया के बारे में बताया जाता है। और संगठन सेवा के नाम से शनिवार इतवार को आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का प्रोग्राम आता है। आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। इस पूरे भारत में संगठन को खड़ा करने में, संगठन को बड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय भाई साहब की हुई है। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर जुर्माने हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, वो जो विदेशी कंपनियों का डाटा है वो दिखा दीजिए। ये आपको आवश्यकता होगी तो सोशल मीडिया में मैं अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनियों की सेल है। जो कंपनियां हैं, अभी फार्मा लूट के बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे। ऐसे ही एबोट लैब के नाम से एक कंपनी है, 1 लाख रुपए भारत में लेकर आई और पहले ही साल 23 लाख रुपए भारत से बाहर भेज दिए। मतलब 1 लाख रुपए की पूंजी की क्या भारत में जरूरत है? और 1 लाख रुपए लेकर कोई 23 लाख रुपए भारत से बाहर भेज दे तो आप इसको विदेशी कंपनियों की परोपकारिता कहेंगे, व्यापार कहेंगे या लूटमार कहेंगे? तो ये मैंने कुछ आपके सामने तथ्य तर्क रखे। और ये विदेशी कंपनियां केवल लूटमार नहीं करती, अपने देश की कोई स्वदेशी कंपनी है उसको मारने का काम भी करती है। मैं कुछ कंपनियों का नाम आपके सामने रखता हूं। लिम्का का नाम आपने सुना होगा, पहले ये स्वदेशी कंपनी थी लेकिन विदेशी कंपनी ने इसको किल कर दिया और किल करके इसको खत्म कर दिया। अंकल चिप्स का नाम आपने सुना होगा। आप कहेंगे अंकल चिप्स तो अभी भी आती है, लेकिन कहां रखी होती है? लेज की बगल में रखी होती है। अंकल चिप्स का मालिक कौन है? वही है जो लेज का मालिक है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि अंकल चिप्स को खरीद कर उसको बंद क्यों नहीं किया? बंद इसलिए नहीं किया कि कंपटीशन में कोई स्वदेशी दूसरी ना आए। और अंकल चिप्स और लेज आप लें तो टेस्ट किसका अच्छा दिखता है? अंकल चिप्स का टेस्ट जानबूझकर इतना घटिया रखा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक बार ले ले तो उसको दोबारा नहीं खरीदे और उसके मन में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाए कि सबसे अच्छा टेस्ट है तो लेज का है। रणनीति को समझे?
ऐसे ही ओके साबुन आता था, थम्स अप आता था, गोल्ड स्पॉट आती थी, माजा आती थी, इंदुलेखा नाम से साबुन आता था, सिबाका, रिमझिम, चंदिका, जैमिनी, सनफ्लावर, रथ, कारगिल, पता नहीं कितनी ऐसी कंपनियां थी जो स्वदेशी कंपनी थी, जो विदेशी कंपनियों ने लूट कर ली। तो ये मैंने थोड़ी सी विदेशी कंपनियों की लूट के बारे में बात की। ये जो कुछ कंपनियों का जो डाटा है, 5 साल की सेल की बात करेंगे तो है जी, टेलीकॉम नहीं है, मोबाइल में तो सारी बाबूजी बाहर की हैं, अभी थोड़ा भारत में असेंबली करना शुरू हुआ है। हाँ, उसमें बहुत पैसा जा रहा है, एक एक मोबाइल में 50-50 हजार रुपए जा रहे हैं। जैसे मैं कुछ कंपनियों की आपके सामने बात करूं, जैसे ड्रग्स की बात करूं, तो ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं। जैसे कोविड की दवा बनाने वाली फाइजर और बायोटेक ने 6 लाख करोड़ रुपए की टोटल सेल की और 1,64,000 करोड़ रुपए केवल उनका प्रॉफिट रहा 1 साल का। ऐसे ही हुमेरा नाम की एक कंपनी है, एक दवा है जिसकी फार्मा कंपनी है एफवी फार्मा, उसने पूरे 1 साल में 4,21,000 करोड़ की ग्लोबल सेल की है, पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। ऐसे ही मॉडर्ना की कुछ दवा है, कुछ वैक्सीन है, उसने 1,38,000 करोड़ की सेल की। ये जो एक एक दवा है, कैंसर से लेकर डायबिटीज से लेकर, एक एक दवा की सेल 4-4 लाख करोड़ रुपए है। जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी सेल 1 साल की सेल 7-7 लाख करोड़ रुपए है। और ये 7-7 लाख करोड़ रुपए इतने हैं कि ये जिस भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चाहें उसको खरीद सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, पूरे देश की संसद को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री किसी भी देश के जो अग्रणी नेता हैं उसमें सारे देश शामिल हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति भी सीधी टक्कर नहीं ले सकता। आज अपने देश में हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष को, आयुर्वेद को प्रमोट तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये फार्मा कंपनियां लूटमार करती हैं या व्यापार के नाम पर अत्याचार करती हैं, क्योंकि अपने देश को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलाने के लिए हमने WHO से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, IMF से लेकर बहुत से संस्थानों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। अब जॉनसन एंड जॉनसन 7 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती है, 1,56,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। फाइजर 6 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती है, 1,64,000 रुपए का उसका नेट प्रॉफिट 1 साल का है। अब ये 1,64,000 करोड़ रुपए कितना होता है? पतंजलि की सेल लगभग, पतंजलि आयुर्वेद की सेल लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए है मान लीजिए, तो उसका लगभग 10 गुना ज्यादा केवल उनका प्रॉफिट है। और उनकी सेल की बात करें तो उनकी जो सेल है वो 60 गुना ज्यादा है। FMCG कंपनियों की बात करूं तो अकेला हिंदुस्तान यूनिलीवर 47,000 करोड़ रुपए की सेल करता है, अपने देश के लोगों से पैसा निकाल लेता है। पेप्सिको की अगर मैं सेल की बात करूं, ग्लोबल सेल की बात करूं तो 5,96,000 करोड़ रुपए की सेल करता है। अगर मैं नेस्ले की भारत की बात करूं तो ये जो मिल्क पाउडर बनाती है ना नेस्ले, जो हर बच्चे को खिलाया जाता है, उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए की सेल कर देता है। 13,000 करोड़ रुपए अपने देश के लोगों की जेब से निकाल लेता है। कोलगेट भारत में लगभग 4841 करोड़ रुपए की सेल करता है। तो ये एक एक कंपनी का अलग अलग डाटा है। मैं यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो केवल 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 में 2,13,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने देश के लोगों की जेब से निकाल लिया। इतनी लूट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी लूट ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के बारे में हमने बात की। फार्मा के बारे में यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर फार्मा के नाम से एक बड़ी लूट होती है। फाइजर की, जॉनसन एंड जॉनसन की मैंने आपसे बात की। भारत के अंदर कोरोना काल जब फैला तो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर हॉस्पिटल कम थे, डॉक्टर कम थे, नर्स कम थी, बेड कम थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम थे, वेंटिलेटर कम थे, दवाइयां कम थी।
लोगों के अंदर जागरूकता, जिसको WHO जागरूकता बोलता है कि हाथ धोना आना चाहिए, ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, ये सब कम होते होते भी भारत और अमेरिका और यूरोपीय किसी भी देश से जो डेथ हुई कोरोना से, वो भारत में कम हुई या ज्यादा हुई? अब ये भारत में जो डेथ कम हुई वो क्यों हुई? क्योंकि भारत में आज भी आयुर्वेद का ज्ञान है, आयुर्वेद का विज्ञान है। आज मैं यदि भारत की बात करूं तो भारत में जो फार्मा का बाजार है, देश में सरकार फार्मा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्वच्छता का दूसरा बजट बना दिया जाए तो लगभग 2.5 लाख करोड़ बैठता है, तो 90,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है। और ज्यादातर पैसा लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। आज लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का भारत का, 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का भारत का जो हेल्थ का, फार्मा का व्यापार है, उसके ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत से ये विदेशी कंपनियां लूट कर लेकर जाती हैं। विदेशी में भी फार्मा की कंपनी जो केवल हेल्थ के नाम से, हमारे हेल्थ चेकअप के नाम से, दवाओं के नाम से, लैब टेस्टिंग के नाम से, डॉक्टर की फीस के नाम से लूटा जाता है। अब मैं आपको एक बात सोचने के लिए कहता हूं, आपको आयुर्वेद की महिमा समझ आ जाएगी, योग की महिमा समझ आ जाएगी। आज यदि बात करें, देखिए भारत और अमेरिका की मैं यदि बात करूं तो भारत में आज लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में लगभग 65,000 करोड़ रुपए हेल्थ के ऊपर सरकार खर्च करती थी। अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में हेल्थ के ऊपर 88,66,000 करोड़ रुपए वहां की सरकार खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 88,66,000 करोड़। अच्छा, अभी होता क्या है कि 2009 में जब हम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास नए नए आए थे ना, तो ये आंकड़े हमें समझ नहीं आते थे। तो आपको भी हो सकता है कुछ की प्रोसेसिंग नहीं हो रही हो, कि ये ओवरलैप हो रहे हो, कि ये 88 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। तो ये जो 88 लाख करोड़ रुपए है, ये अपने भारत के पूरे बजट से, जो पूरी सरकार का खर्चा है, उसके 2 गुणे से भी ज्यादा है। 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च है, उससे भी 2 गुणे से ज्यादा अमेरिका केवल स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है। मतलब अपने भारत की आज जीडीपी लगभग 240 लाख करोड़ रुपए है, तो अपने भारत की जीडीपी का लगभग 30%, जीडीपी मतलब इस देश में जितना प्रोडक्शन होता है, जितनी सेवाओं का जितना कुल मूल्य होता है, मतलब देश के अंदर पूरे साल में जितना काम धंधा, सेवाएं, व्यापार हुआ, उसका तीसरा हिस्सा, भारत के बराबर तीसरा हिस्सा अमेरिका अपने लोगों की हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। और कई सालों से खर्च कर रहा है। लेकिन कई सालों से खर्च करने के बाद, अच्छे डॉक्टर रखने के बाद, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के बाद, अच्छी दवाइयां बनाने के बाद, अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से अनलिमिटेड बजट बनाने के बाद, क्या अमेरिका में एलोपैथी से स्वास्थ्य आया? क्या आज अमेरिका स्वस्थ है? अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मानसिक बीमार लोग हैं, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मोटापा है, अमेरिका के अंदर डायबिटीज खूब बढ़ती जा रही है, अमेरिका के अंदर खूब लोग सुसाइड कर रहे हैं, अमेरिका के खूब लोग पेन मैनेजमेंट करने के लिए अफीम की गोलियां खाते हैं, अमेरिका के अंदर लोगों में खूब हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, अमेरिका में खूब लीवर बदले जाते हैं, खूब किडनी बदली जाती है, अमेरिका के अंदर खूब लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ठीक होने के लिए, हॉस्पिटल में इंफेक्शन होता है और लाखों लोग अमेरिका में हर साल केवल हॉस्पिटल के इंफेक्शन से मर जाते हैं। तो भारत के बजट का, भारत में 65,000 करोड़ खर्च होता है और अमेरिका में 88 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। इसका मतलब क्या है? 130 गुना ज्यादा खर्च करने के बाद भी क्या एलोपैथी से अमेरिका स्वस्थ हुआ क्या? अब अगर भारत और अमेरिका की हम तुलना करें तो भारत की आबादी 140 करोड़ है और अमेरिका की आबादी कितनी है? 35 करोड़ मान लो, चलो ज्यादा हायर साइड में ले लिया। 35 करोड़ आबादी है तो 35 करोड़ आबादी पर और 88 लाख खर्च हो रहे हैं और 140 करोड़ पर केवल 65,000 खर्च हो रहे हैं 2020 के आंकड़े के अनुसार। तो भी हम देखें तो अमेरिका स्वस्थ नहीं हुआ। अगर एलोपैथी के रास्ते पर चलकर अमेरिका स्वस्थ नहीं हुआ इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो भारत को यदि वो 3250 करोड़ रुपए लूट के मिल जाएं, और आप कल्पना कीजिए, जैसे गणित में हम देखते हैं ना, माना, हमने मान लिया,
ऐसे ही आप कल्पना कीजिए कि देश के अब नेता, हमारे जितने भी नेता हैं, वो सब घोषणा करते हैं कि हम अपने क्षेत्र को हेल्थ देने के लिए एम्स खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। करते हैं कि नहीं करते? डॉक्टर ज्यादा बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत के हर जिले में एम्स जैसा हॉस्पिटल खोल दिया जाए, हर गांव में एम्स जैसा हॉस्पिटल खोल दिया जाए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। भारत में अभी 13 लाख एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाए। जितनी टेस्टिंग की लैब है उनकी संख्या भी बढ़ाकर 10 गुना कर दी जाए। भारत के अंदर अभी लगभग 7 लाख हॉस्पिटल में बेड हैं, आईसीयू के लगभग 70-80 हजार बेड हैं, उनकी संख्या भी 7 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाए और सारा मेडिकल का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, क्योंकि 3250 लाख करोड़ रुपए जो अंग्रेजों की लूट है वो हमें मिल गए। लेकिन इतना होने के बाद भी, हर जिले में, हर गांव में एम्स खोलने के बाद भी क्या भारत स्वस्थ बन सकता है? ज्यादा हॉस्पिटल होंगे तो ज्यादा बीमारियां ढूंढी जाएंगी, ज्यादा बीमारियां होंगी तो ज्यादा ऑपरेशन होंगे, ज्यादा लोग दवा खाएंगे, ज्यादा लोगों की किडनी बदली जाएगी, ज्यादा लोगों के घुटने बदले जाएंगे, ज्यादा लोगों के कुल्ले बदले जाएंगे, ज्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशन होंगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो लोगों को स्वास्थ्य कभी भी एलोपैथी से नहीं मिल सकता। लोगों को स्वास्थ्य केवल और केवल आयुर्वेद से मिल सकता है, योग से मिल सकता है। यही हमारा अभियान है। और इस देश के अंदर जो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की आज फार्मा लूट हो रही है, इस फार्मा लूट से भी केवल योग व आयुर्वेद का अभियान बचा सकता है। यह मैंने फार्मा के बारे में बात की। अब यदि मैं ड्रग्स माफिया की बात करूं, नशा माफिया की बात करूं, तो इस देश के अंदर लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं। इस देश के अंदर 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब का प्रयोग करते हैं। और इस देश के अंदर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांजे का सेवन करते हैं, लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अफीमची हैं, और लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी और दूसरी चरस, हेरोइन आदि दूसरी जो केमिकल है उनका नशा करते हैं। तो लगभग 33 करोड़ लोग आज भारत में, लगभग 50 करोड़ लोग किसी ना किसी रूप से नशा करते हैं। और भारत में ये जो नशे की इकोनॉमी है, नशे के कारण भारत में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, बर्बाद होते हैं। ये तो डायरेक्ट बर्बाद होते हैं। इस नशे के कारण जो व्यक्ति अपराध करता है, हिंसा करता है, मारपीट करता है, कामचोरी करता है, जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स कम होते हैं, प्रोडक्टिव ईयर्स खत्म हो जाते हैं, जो हमारे नागरिक निकम्मे बन जाते हैं, बीमार होकर जो बोझ बनते हैं, उनकी बीमारियों के ऊपर जो खर्च होता है वो खर्च इसमें जोड़ा नहीं गया। तो ड्रग माफिया या नशे के माफिया के कारण भारत में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें भारत स्वाभिमान के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से ये ड्रग्स के कारण होने वाले नुकसान को बचाकर देश की नई पीढ़ी को नशा मुक्त करना है। ये हमारा अभियान है। और ये जो नशा मुक्ति का अभियान है, ये सरकारें नहीं कर सकती, ये सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा। मेरे सामने जो आज जोधपुर से जो मंत्री जी आए हुए हैं, मैंने इनसे बातचीत की कि आप मिनिस्टर रह चुके, मंत्री रह चुके, आना जाना, एयर ट्रैवल सब कुछ आपका फ्री है, सब कुछ आपने देख लिया, देश देख लिया, विदेश देख लिया, सत्ता के सर्वोच्च शिखर को देख लिया। एक एमपी होते हुए ये तो बहुत प्रबुद्ध है, सारी विद्वान लोग जानकारियां सारी दे देते हैं, तो सारी चीजों की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। मैंने कहा कि आप इस पूर्णकालिक शिविर में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह क्यों आए? तो इन्होंने कहा कि मेरे मन में एक पीड़ा है, मैं बिश्नोई हूं। एक तो मैं वृक्षारोपण का काम करना चाहता हूं, और दूसरा मैं चाहता हूं राजस्थान के अंदर नशे को सामाजिक स्वीकार्यता, सामाजिक मान्यता मिली हुई है। राजस्थान के अंदर कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई मर जाए तो वो कहते हैं कि अफीम बांटनी जरूरी होती है। किसी ने यदि लाखों रुपए की अफीम और शराब नहीं बांटी तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं नशे की, अफीम की सामाजिक मान्यता को खत्म करना चाहता हूं, नहीं तो ये नशा हमारे देश को खत्म कर देगा। तो ये नशे को खत्म करने का काम भी पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान कर सकता है। तो ये अपने देश के ऊपर विदेशी कंपनियों की लूट, अपने देश के गौरव को, देश के स्वाभिमान को महसूस करना, अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व, गौरव और अभिमान करना। अब आप कहेंगे कि ये इतिहास की बात करने से आज क्या होगा?
लूट के लेकर गए। हमें पता है कोहिनूर रानी के मुकुट में है, अभी भी वो प्रदर्शन करते हैं। वो टेम्स नदी के किनारे जो म्यूजियम है, मैं भी जब लंदन गया तो उसको देखकर आया कि हमारा कोहिनूर हीरा है, उसको देखें तो सही कैसा लगता है। उसके अंदर लूट के माल की प्रदर्शनी करते हैं, हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो आज उस चर्चा करने का क्या लाभ है? लाभ है अगर किसी को यह पता हो कि उसके पिता ने शेर मारा है, तो वो शेर नहीं तो भेड़िए को जरूर मार सकता है, और कोशिश करे तो शेर भी मार सकता है। किसी को पता हो कि उनका कारोबार इतना बड़ा था, उनके पिताजी बड़ी कंपनी चलाते थे, वो अमीर रहे हैं, वो जाहिल अनपढ़ और गवार नहीं रहे हैं, तो हमारे मन में जो गौरव का भाव आएगा वो हमें यह लगेगा कि हम तो इतने धन संपत्ति, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा और सनातन के उत्तराधिकारी हैं, हमें वो पूर्वजों का गौरव दोबारा लौटाना है। लेकिन लौटाने के लिए जो लक्ष्य होगा वो तभी हो सकता है जब हम इतिहास से प्रेरणा लें। तो हमारी जो मानसिक गुलामी है उसको नष्ट करने के लिए, हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए कुछ तर्क, तथ्य और आंकड़े मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे संगठन में काम कैसे करना है उसके लिए पूज्य स्वामी जी, आगे के कार्य चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को आमंत्रित करता हूं।